Welcome back again in the simple method of acid base interpretation, step by step interpretation, strip approach. So इसमें हम ABG को कैसे ABG strip को कैसे रीड करना है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। और इसमें बेस्ट ये है स्ट्रिप अप्रोच। स्ट्रिप अप्रोच का मीन्स क्या होता है कि जो हमारी ABG की स्ट्रिप मिलती है उसी के पैरामीटर्स को हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कि ABG में एबनॉर्मेलिटी क्या है। सो शुरू करते हैं। और रिमेंबर इट्स वेरी इजी, ABG इंटरप्रेट करना बहुत इजी है, बट हमें थोड़ा सा बेसिक्स उसका पता होना चाहिए। ऑलराइट, प्रीवियस डिस्कशन हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में बेसिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इधर आई बटन पे आएगा ऊपर, आप उसको देख सकते हैं एंड आप उसको बेसिक को समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन ऑफ ABG। ओके, सो व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट। सबसे पहले ABG जो स्ट्रिप हमें होती है उसका प्रीरिक्विजिट क्या है। नंबर 1, बिफोर इंटरप्रेटिंग ऑब्टेन प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री। हमें ऑलवेज पता है कि क्लिनिकल हिस्ट्री इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। चेक द वैलिडिटी ऑफ ABG फर्स्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द वैलिडिटी कि जो ABG हम इंटरप्रेट करने के लिए देख रहे हैं वो वैलिड है भी कि नहीं है। ऑलराइट, एंड थर्ड इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट जिसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ था इन द पार्ट 2 वीडियो, आप उसको वहाँ पे देख के समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट इज द वैलिडिटी चेक। वैलिडिटी चेक इज टू चेक कि जो ABG स्ट्रिप हमें मिली है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल है कि नहीं है या फिर वो वैलिड है कि नहीं है इंटरफेरेंस के लिए। ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द वैलिडिटी। चेक द वैलिडिटी हम कैसे करेंगे। सिंपल pH को देखना है और साथ में H+ आयन के कंसंट्रेशन को देखना है और हमें pH और H+ को मैच करना है। कैसे करना है, हमें ये पता है कि एट नॉर्मल pH ऑफ 7.4 नंबर ऑफ H+ आयंस आर 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हमें मालूम है। ऑलराइट, हमें मालूम है कि एज H+ आयन इंक्रीजेस एसिडोसिस अकर्स। सिमिलरली H+ आयन फॉल्स एल्कलोसिस अकर्स। H+ बढ़ेगा तो एसिडोसिस और हाइड्रोजन आयन कम होते हैं तो एल्कलोसिस। हाइड्रोजन आयन को हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, यूजिंग द हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन जो कि हमने देखा है, दैट इज H+ इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई PaCO2 डिवाइडेड बाई बारिक कार्बोनेट कंसंट्रेशन। ऑलराइट, ये हमारा रिलेशनशिप है pH विद H+ आयंस। सो मोर और लेस एट pH 7.4, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज हेयर 40। ऑलराइट, and pH changes almost more or less 0.1 for every 10 nano equivalent change in the hydrogen ion concentration. It means यदि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 से बढ़ेगा so pH will change by 0.1. It means यदि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो pH क्या होगा, फॉल होगा। ओके, एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यदि कम होता है तो pH will increase. So हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ABG स्ट्रिप दिया हुआ है उसमें हम PCO2 और बाइकार्ब की वैल्यू से हम H+ कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, सो कैलकुलेट द H+ आयन बाय दिस फॉर्मूला एंड देन कंपेयर दिस विद द अबव डिनोटेड नॉर्मोग्राम। मींस इस H+ को हमने कैलकुलेट कर लिया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ABG में कैलकुलेट किया, उसके कोरस्पॉन्डिंगली हम pH को देखेंगे कि उसमें pH कितना आ रहा है। ऑलराइट, सो मोर और लेस इट शुड मैच विद दिस नॉर्मोग्राम। ओके, अभी हम उसको आगे और डिटेल में वैलिडिटी कैलकुलेट करके समझेंगे। सो द कैलकुलेटर वैल्यू मस्ट मैच विद द नॉर्मोग्राम एंड दिस इंडिकेट द वैलिडिटी ऑफ ABG। यदि H+ आयन का कंसंट्रेशन और pH मैच कर रहा है, ऑलमोस्ट नियर बाई है, तो इट मीन्स दैट ABG इज इंटरप्रेटेबल। उसको हम इंटरप्रेटेबल वैलिड कर सकते हैं। कैसे करना है, जस्ट लुक हेयर। सो चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस ABG। हमारे पास एक पेशेंट का ABG है जो हमारे पास ICU में पेशेंट था। सो पेशेंट का ABG में हमने ये पैरामीटर को बाहर निकाल लिया है। लुक हेयर, pH इज 7.119, PCO2 इज 94.7, बाइकार्बोनेट 30.7। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर हमने यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन निकाला, दैट इज कमिंग टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 94.7 डिवाइडेड बाई 30.7। कैलकुलेट करेंगे तो इट इज कमिंग 72 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर। सो हमें पता है कि फॉर एवरी 10 नैनो इक्विवेलेंट चेंज इन H+ कंसंट्रेशन pH चेंजेस फॉर 0.1। सो 40 से ये 70 गया है तो इट मीन्स pH शुड डिक्रीज फॉल बाई 0.3, मतलब 7.4 से 0.1 कम किया, 7.3, 7.2, 7.1, समवेयर अराउंड 7 पॉइंट के आसपास pH होना चाहिए। सो हेयर वी कैन सी pH कितना हमारा है, हेयर pH इज 7.119। इट मीन्स दिस इज अ ABG इज वैलिड टू इंटरप्रेट एंड एक्सेप्टेबल। ओके, अभी हम इसमें भी देख सकते हैं कि 72 आया तो 60 एंड 70। ओके, सो फॉर दिस pH विल बी अराउंड हेयर 7.1। okay, if this is 70, 60, 70, 100, so by this pH is around this one 7.1, so it is acceptable। नॉर्मोग्राम में भी हम देखेंगे तो इट इज मोर और लेस pH is around
63 710 और 7.1 to 7.2 और हमारा पीएच 7.118 है, तो ये एबीजी क्या वैलिड है। ऑलराइट, नाउ सी द अनदर एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे पीएच 7.4 है, पीसीओ2 इज 40 है, बाइकार्ब इज 20 है। सो इसमें हम H+ आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन आयन 24 मल्टीप्लाइड बाई पीसीओ2 डिवाइडेड बाई बाइकार्ब कंसंट्रेशन, ये 48 आ रहा है। सो 48 यदि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, सो हमारा एक्सपेक्टेड पीएच कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 7.3, ओके, बिकॉज 7.4 पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 40 होता है, तो मोर और लेस यदि 48 आ रहा है, तो हियर वी कैन सी अराउंड 45 के आसपास पीएच शुड बी 7.3, बट यहाँ पे पीएच कितना है 7.5, सो दिस इज एबीजी इज इनवैलिड, ओके, एंड दिस कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड। ऑलराइट, सो पहले हम एबीजी स्ट्रिप जो हमारे पास आएगी तो उसमें H+ आयन कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसको पीएच से मैच करना है कि पीएच और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं, सो दैट्स एबीजी इज इनवैलिड टू इंटरप्रेट। पहले वैलिडिटी चेक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे लुक एट द एबीजी स्ट्रिप। जो हमारा एबीजी स्ट्रिप है उस पर देखना है जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा पीएच, पीसीओ2, PO2, बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। इसी को हम देख के आगे 1 by 1 स्टेप 3 पॉइंट में समझेंगे, ओके, बिकॉज दिस मेथड इज सिंपल, ईजी एंड कैन बी यूज्ड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ एबीजीज। इससे हम बहुत सारे एबीजीज को मोटा मोटी हम इसको समझ सकते हैं, ओके, एंड इट ओनली एड्रेसेस एसिड बेस बैलेंस कंसिडरिंग जस्ट 3 वैल्यूज। वो 3 वैल्यूज क्या क्या है, वन इज योर पीएच, सेकंड इज योर पीसीओ2 एंड थर्ड इज योर बाइकार्बोनेट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। इसमें हम इन 3 चीज़ों को देखते हुए 3 चीज़ों को समझ गए तो हम एबीजी को बेसिक इंटरप्रिटेशन ईजी वे में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, नाउ कमिंग टू द स्टेप 2, लुक एट द पीएच टू डिटरमाइन एसिडोसिस और एल्कलोसिस। पहले हमने पीएच को देखना है। हमें पता है कि पीएच नॉर्मल 7.35 टू 7.45 होता है। इफ इट इज लेस देन 7.35 देयर इज एसिडीमिया, इफ इट इज मोर देन 7.45 देयर इज एल्कलीमिया। सो यदि हमारा एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, तो हम आगे देखते हैं पीसीओ2 और बाइकार्बोनेट को। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर एट पीएच। हमारे इस पेशेंट का पीएच कितना है 7.119। सो ये हमारा क्लियर हो गया कि दिस पेशेंट इज हैविंग एसिडीमिया और एट द टिश्यू लेवल एसिडोसिस। ऑलराइट, सो स्टेप 2 में आते हैं, स्टेप 3 में आते हैं। देन वी हैव टू लुक एट द पीसीओ2 टू डिटरमाइन द रेस्पिरेटरी इफेक्ट। अब हमने पीएच देख लिया, नेक्स्ट स्टेप हमें पीसीओ2 देखना है। हमारे पेशेंट का पीसीओ2 कितना है 94.7, मीन्स पीसीओ2 इज इंक्रीज, ओके। सो पहले में पीएच देख के पता चला कि देयर इज एसिडोसिस एंड नाउ पीसीओ2 इज आल्सो इंक्रीज। नॉर्मल पीसीओ2 की वैल्यू हमें याद रखें, दैट इज 35 to 45। इफ इट इज मोर देन 45 इट टेंड टुवर्ड्स द एसिडोसिस, एंड एसिडोसिस होगा तो इट विल कॉज द लो पीएच एंड ऑल्सो इट विल न्यूट्रलाइज द हाई पीएच। यदि एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, तो उसमें कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होगा एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करके, ताकि पीएच न्यूट्रलाइज हो। ऑलराइट, और यदि पीसीओ2 लेस देन 35 है तो इट टेंड्स टुवर्ड द एल्कलोसिस, ओके, एंड इट कॉज हाई पीएच एंड इट न्यूट्रलाइजेज द लो पीएच। सो ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होता है। एंड 35 to 45 इज अ नॉर्मल पीसीओ2। ये नॉर्मल हो सकता है या फिर कंपनसेटरी रिस्पॉन्स में ये वैल्यू हमें मिल सकता है। तो सी हियर हमारे एक्सप्रेशन का पीसीओ2 इज टू मच हाई, 94.7 है, बढ़ा हुआ है। सो देयर इज अ रेस्पिरेटरी पार्ट, पीसीओ2 इज इंक्रीज प्लस पीएच इज एसिडोसिस। ऑलराइट, नाउ स्टेप 4, लुक एट द बाइकार्बोनेट फॉर मेटाबॉलिक कंपोनेंट। बाइकार्बोनेट को हमें वॉच करना है। स्टेप 4 में बाइकार्बोनेट हमारे पेशेंट का कितना है 30.7। नॉर्मल बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन इज 22 to 26। फोर जो कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको 24 ले लेते हैं। सो ये भी हमारा बढ़ा हुआ है, ओके। सो हम देख सकते हैं कि मेटाबॉलिक में एसिडोसिस में बाइकार्ब बढ़ता कब है, बाइकार्ब इज अ सिंपल बेस। यदि बढ़ता है तो इट मीन्स इट इज अ एल्कलोसिस, ओके। सो ये बढ़ता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में, एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट विल फॉल। ये बाइकार्बोनेट कम होगा और एल्कलोसिस में ये बाइकार्बोनेट बढ़ता है। ऑलराइट, सो ये हमने चीज़ें पीएच नोट कर लिया, पीसीओ2 नोट कर लिया, बाइकार्बोनेट नोट कर लिया। इसको हमें अपने एक पेन एंड पेपर पे लिखना है। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्टेप 5 कि वी हैव टू आइडेंटिफाई प्राइमरी डिसऑर्डर। प्राइमरी डिसऑर्डर मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम प्राइमरी है या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम प्राइमरी है। वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इज जस्ट रिमेंबर दिस टावर ऑफ रोम, ठीक है। मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेटरी में अपोजिट, मेटाबॉलिक में इक्वल। मतलब पीएच हमें पता है कि पीसीओ2 जो डिटरमाइन होता है दैट इज फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पार्ट, बाइकार्बोनेट इज डिटरमाइंड बाय योर मेटाबॉलिक पार्ट, सिंपल, ओके। सो रेस्पिरेटरी में क्या होगा कि पीएच एंड पीसीओ2 विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। सी हियर इन रेस्पिरेटरी पीएच इधर जा रहा है लेफ्ट, पीसीओ2 इज राइट, दोनों अलग अलग मूव करते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी अपोजिट। मेटाबॉलिक में पीएच एंड बाइकार्बोनेट गो टुगेदर, एक डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, इन रेस्पिरेटरी में इफ पीएच इंक्रीज पीसीओ2 विल फॉल। यदि पीएच बढ़ेगा तो पीसीओ2 कम होगा,
यदि pH कम होगा तो PCO2 बढ़ेगा। सो ये हो गया डायरेक्शनल, अपोजिट डायरेक्शन इन रेस्पिरेटरी। इन मेटाबॉलिक इक्वल, मतलब यदि एल्कलोसिस है pH बढ़ेगा तो बाइकार्ब भी बढ़ेगा, यदि pH कम होगा तो बाइकार्बोनेट भी कम होगा। सो सिंपल टू रिमेंबर, रोम रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। ऑलराइट, नाउ आफ्टर दैट हमने प्राइमरी जो डिजीज है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। देन वी हैव टू कम फॉर द कंपनसेशन कैलकुलेशन। कंपनसेशन हमें पता है कि यदि बेसिकली दो चीज़ें हैं, लिवर, वन इज योर किडनी, अनदर इज योर लंग्स, सो बोथ दे वर्क, वो क्या करते हैं, पीएच को नॉर्मलाइज करने के लिए वर्क करते हैं, जो हमने पार्ट 1 में अपने समझा था। सो कैलकुलेट कंपनसेशन करने से हमें ये पता चलता है कि यदि कोई फॉर एग्जाम्पल रीनल सिस्टम इज एट फॉल्ट, सो लंग्स उसको कंपनसेट कैसे कर रहा है, और यदि लंग्स में प्रॉब्लम है, CO2 रिटेंशन है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो किडनी कैसे कंपनसेट कर रही है। हमने देखा था कि जो है लंग्स कंपनसेट करते हैं बाय CO2 को रिटेन करके या फिर CO2 को वॉश आउट करके। रीनल कंपनसेशन कैसे होता है, बाय मेंटेनिंग बाइकार्बोनेट लेवल। ओके, सो कंपनसेशन कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, दिस इज टेकन फ्रॉम द पॉल मेरिनो। ओके, इस फॉर्मूले को हमें याद होना चाहिए ऑलवेज, हम इसी से कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे। सो हम देखते हैं हमारे इस पेशेंट में एक्सपेक्टेड बाइकार्बोनेट कितना आता है। सो हमारे पेशेंट में pH इज 7.119 एंड PCO2 इज 94.7। सो यदि मैं अपने इस पेशेंट के लिए बात करूं तो pH और PCO2 गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इट मीन्स दिस इज अ प्राइमरी कॉज इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर? एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बिकॉज पेशेंट हैज प्रेजेंटेड टू अस इन शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ लेस देन 24 आवर्स में हमने ABG किया। सो इट इज अ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नाउ एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए एक्सपेक्टेड बाइकार्बोनेट होना चाहिए 24 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई PaCO2 माइनस 40। इस फॉर्मूला में वैल्यू रख के देखते हैं, 24 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 94.7 माइनस 40 कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल कम अराउंड 29.47 और प्लस माइनस 2 हम इसमें एक वेरिएशन लिमिट ले सकते हैं। एंड एक्चुअल बाइकार्बोनेट इज 30.7, सो एक्लो इज 30.7 एंड जो हमने कैलकुलेट किया एक्सपेक्टेड होना चाहिए 29.47 और मेरी प्लस माइनस 2। सो मोर और लेस एक्चुअल बाइकार्बोनेट इज एक्सपेक्टेड बाइकार्बोनेट इक्वल है। सो इट मीन्स इट इज अ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बट पार्शियली कंपनसेटेड। पार्शियली कंपनसेटेड का मतलब क्या हुआ कि जो रीनल सिस्टम है बाइकार्बोनेट जनरेट कर रहा है, बाइकार्बोनेट का लेवल ऊपर लेके जा रहा है ब्लड में ताकि एसिडोसिस जो है ये कंपनसेट हो। बट सिंस दिस pH इज नॉट नॉर्मलाइज, ये pH हमारा नॉर्मल रेंज में नहीं आया है, सो इसलिए हम इसको बोलते हैं पार्शियल कंपनसेटेड। यदि ये pH 7.4 7.3 के आसपास हो जाता तो उसको हम लोग बोलते हैं फुली कंपनसेटेड। मतलब जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स रीनल का है, जो बाइकार्बोनेट रिटेन करने का, बाइकार्बोनेट के लेवल को बढ़ाने का ब्लड में, वो फुली कंपनसेट करके pH को नॉर्मलाइज कर रहा है। ओके, सो उसी को बोलते हैं हम पार्शियल कंपनसेटेड एंड fully compensated. The fully compensation में we have to look for the pH. pH will be in the almost in the normal range. Alright, but यहाँ पे pH is 7.119, लेकिन जो expected जो PCO2 है, expected जो बाइकार्बोनेट concentration है, that is equal to your actual बाइकार्बोनेट जो कि ABG में आ रहा है। तो it means कि किडनी जो है renal system is trying to bring बाइकार्बोनेट up so that pH can be normalized. So इसका मतलब हुआ कि this is the case of partial compensated respiratory एसिडोसिस। कंपनसेशन के लिए अलग से हम स्मॉल वीडियो बनाएंगे, उसमें और अच्छे से कंपनसेटरी मैकेनिज्म को हम समझेंगे। ऑलराइट, सो फॉर नाउ अनदर वे टू कैलकुलेट कंपनसेशन। कंपनसेशन को हम कैलकुलेट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला भी है, इससे भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें सिमिलर रिजल्ट मिलता है। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक्यूट में फॉर्मूला है 24 प्लस PCO2 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1। सो यहाँ से भी हम कैलकुलेट करेंगे तो इट वैल्यू इज अराउंड 29.4, सिमिलर टू योर प्रीवियस कैलकुलेशन। तो जो भी आपको फॉर्मूला या तो ये या फिर ये, एनी वन ऑफ यू, आपको जो भी इसमें इजी लगता है यू कैन रिमेंबर और आप इसको याद रख सकते हैं। ऑलराइट, इससे आप कैलकुलेट कंपनसेशन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लिटिल बिट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? कंपनसेशन रिफर्स टू रेस्पिरेटरी एंड रियल मैकेनिज्म दैट ब्रिंग्स द आर्टेरियल pH क्लोज टू बट नॉट इन टू नॉर्मल pH रेंज। मतलब नॉर्मल कंपनसेशन का ये होता है कि ताकि ये pH हमारा 7.4 मेंटेन हो थ्रू लंग्स एंड थ्रू किडनी। सो दे ट्राई टू मेंटेन द pH इन एंड अराउंड नॉर्मल वैल्यू। ओके, कंपनसेटरी मैकेनिज्म का मेन जो उद्देश्य है, मेन जो फोकस टारगेट यही होता है, टू ब्रिंग बैक pH इन द नॉर्मल रेंज। ऑलराइट, इंपॉर्टेंस क्या है? इट आइडेंटिफाइज मोर देन वन प्राइमरी एसिड डिसऑर्डर्स एंड समटाइम मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर्स। ओके,
एंड होता क्या है कि एक्सपेक्टेड कंपनसेशन इफ रिमेन इन द नॉर्मल रेंज देयर इज अनकंपनसेटेड डिसऑर्डर इज प्रेजेंट। इट मीन्स जो एक्सपेक्टेड कंपनसेशन है वो नॉर्मल रेंज में है। ओके, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने कंपनसेशन कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल हमारे इसमें हम देखते हैं कंपनसेशन इज योर 30.7 होना चाहिए। ओके, बट यदि ये बाइकार्बोनेट 24 होता, नॉर्मल रेंज में होता, तो इट मीन्स कि देयर इज नो कंपनसेशन एट ऑल। ओके, सो लिसन केयरफुली। अनकंपनसेटेड हम कब बोलेंगे? हमने इसमें बाइकार्ब कैलकुलेट किया, वो कितना आ रहा है? 29.47, ऑलमोस्ट इक्वल टू 30.7। सो इट मीन्स कि किडनीज और हमारी जो बॉडी है इज ट्राई टू ब्रिंग बाइकार्बोनेट लेवल अप सो दैट पीएच इज नॉर्मलाइज और पीएच को हम नॉर्मल की तरफ ला सकें। बट इस केस में यदि बाइकार्बोनेट 30 नहीं होता, 24 या 24 होता, बाइकार्बोनेट नॉर्मल रहता, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो कंपनसेशन एट ऑल। सो उस केस में हम बोलेंगे अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऑलराइट, सो दैट इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ compensation. Now, if compensation moves outside the normal range but does not bring the pH into normal range, it is called partially compensated disorder. मतलब compensation moves outside the normal range, मतलब बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन हमारे केस में 30.7 है जो कि नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, लेकिन pH को नॉर्मल नहीं कर पा रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ पार्शियली कंपनसेटेड डिसऑर्डर। मतलब कि किडनी एंड हमारा जो बॉडी सिस्टम है दैट इज ट्राई टू ब्रिंग बाइकार्बोनेट अप टू ट्राइंग टू मेंटेन द पीएच, बट पीएच इज नॉट नॉर्मलाइज, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। ऑलराइट, सो इट मीन्स इट इज अ पार्शियली कंपनसेटेड डिसऑर्डर। नंबर 2, ओके, नाउ इफ कंपनसेशन ब्रिंग्स पीएच टू द नॉर्मल देयर इज अ फुल्ली कंपनसेशन। यदि ये बाइकार्बोनेट पे पीएच हमारा 7.3 या 7.4 हो जाता, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली कंपनसेशन, जब पीएच हमारा नॉर्मल रेंज में आ जाता है। बट ये बहुत ही रेयरली फिनोमिना है, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। ऑलराइट, सो फुल्ली कंपनसेशन, पार्शियल कंपनसेशन एंड अनकंपनसेटेड, ये 3 चीज़ों को हमें क्लियरली समझना है। ऑलराइट, नाउ अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड कंपनसेशन क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड द मेजर्ड कंपनसेशन सिंगल प्राइमरी डिसऑर्डर्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने कंपनसेशन कैलकुलेट किया, ठीक है, वो इक्वल है जो मेजर्ड कंपनसेशन है एबीजी में। जैसे हमने अपने यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया कि हमारा कंपनसेशन होना चाहिए 29.47 और एबीजी में 30.7 है, तो इट मीन्स ये जो कंपनसेशन है ये प्राइमरी डिसऑर्डर्स रेस्पिरेटरी को ही बताता है। ओके, बट व्हाट हैपन्स इफ एक्सपेक्टेड जो कंपनसेशन है बाइकार्बोनेट का वैल्यू ज़्यादा है, सो इट मीन्स देयर इज अनदर डिसऑर्डर इज प्रेजेंट, उसको बोलते हैं मिक्स्ड डिसऑर्डर्स। मतलब क्या हुआ? when there is a obvious disparity between calculated expected compensation and measured compensation, there is more than one primary disorders is present। मतलब कि यदि जो एक्सपेक्टेड कॉम्पोजिशन बाइकार्बोनेट का है 30.7 हमारे इस केस में एबीजी में है, जो कि हमारा जो कैलकुलेट हमने किया है उसके बराबर है, तो इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक ही डिसऑर्डर है, दैट इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज देयर ओनली। बट यदि हमारे इस केस में फॉर एग्जाम्पल इफ बाइकार्बोनेट इज 40, so it means there is a additional metabolic component is present। so उस केस में क्या बोलेंगे? there is a dual acid base problem, dual acid base disorder is there। okay, one is respiratory acidosis, second is your metabolic alkalosis। so ये compensating mechanism mixed disorders को भी बताता है, जहाँ पे ABG में एक से ज़्यादा more than one abnormalities present होती हैं। so this is the importance of compensation। all right, सो दिस इज ऑल डन टू अ बेसिक लेवल। आप इस वीडियो को बार बार देखें और ट्राई टू डू एक्सरसाइज एबीजी इन योर एचडीयू एंड आईसीयू, जो भी हमारे पेशेंट का कराते हैं उसका प्रॉपरली जाके देखो। गो एंड सी एबीजी स्टेप एंड लुक एज वी डिस्कस्ड। आप पेन एंड पेपर से पीएच PCO2 बाइकार्बो का आप लिखो, ओके, एंड इंटरप्रेट जो हमने स्टेप में डिस्कस किए, उसके बाद फाइनल कमेंट करो, ओके, ऑन एबीजी एटलीस्ट। एंड रिमेंबर ऑलवेज परसिवरेंस इज द की ऑफ सक्सेस विच नेवर गोज अनरिवार्डेड। मतलब हमें बार बार प्रैक्टिस करना है एंड नाउ वी आर रेडी टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो ये हो सकता है कि यहाँ तक करने के बाद हमें बेसिक पता चल जाए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ओके, सो उसको कैसे हमें करना है पीएच PCO2 और बाइकार्बोनेट को देखते हुए। सो थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, normal anion gap metabolic acidosis, anion gap calculation and gap ratio, okay। और इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस हम इसमें एबीजी का प्रैक्टिस कुछ एग्जांपल्स लेके भी उसको सॉल्व करेंगे, ओके। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस
एंड ये वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव है सो लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग के साथ आप इसको शेयर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर अपकमिंग वीडियोस।